नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फुल चैप्टर कवर करेंगे, इसकी थ्योरी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अभी भी कन्फ्यूज़न है तो हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले अभी तक आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर लाइव हो चुकी है। उसमें कई सारी बातें हैं जो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एट अ ग्लांस। देखते हैं मतलब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा गौर करना है। तो पहला है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, सेकंड है डेंसर एंड रेयर मीडियम और तीसरा है लेंस के बारे में। दोस्तों ये मात्र टॉपिक 3 है, पर दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, अंत तक आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर की समरी में क्या है। तो चैप्टर की समरी में कुछ इस प्रकार से है कि अंडर द रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी आल्सो स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन विच व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंजेस अलॉन्ग विथ चेंज इन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब दोस्तों हम रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में कुछ जान चुके हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जाना था, पर दोस्तों इसकी दूसरी साइड है रिफ्रैक्शन। इसे कहा जाता है ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इसमें ये होता है जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो दोस्तों ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर बनाया। तो बने रहिए, इस चैप्टर में ये कुछ इस प्रकार से है। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पहला टॉपिक है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, और उसका भी सब टॉपिक है। हम जानते हैं पहले रिफ्रैक्शन के बारे में। नाम लेने से पहले रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम इट सफर्स अ चेंज इन इट्स पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब दोस्तों कुछ ये इस प्रकार कहना चाहता है, आपको मीडियम बता दें। मीडियम मतलब ये सेपरेशन मीडियम की लाइन है, ये दो मीडियम को बांट रही है। जैसे कि मीडियम 1 मान लीजिए यहाँ पे और मीडियम 2 मान लीजिए। अगर लाइट इस प्रकार से आती है, इस पे इंसिडेंट करती है तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से जाएगी, वह सीधी ना जाके वह कुछ अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, या फिर यहाँ पे आएगी या फिर यहाँ पे आएगी। ये हमें पता चलेगा M1 और M2 से। M1 और M2 क्या है? मीडियम। जब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे? म्यू से। तो दोस्तों जब इनके म्यू कंपेयर कर जाएंगे तो देखा जाएगा किसका ज़्यादा है और किसका कम। जिसका ज़्यादा होगा वो होगा हमारा डेंसर मीडियम, और जिसका कम होगा म्यू वो होगा हमारा रेयरर मीडियम। तो दोस्तों इससे पता चलेगा कि लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो दोस्तों जब एक लाइट अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दोस्तों उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, और उसकी जो लाइट का पाथ होता है वह स्ट्रेट लाइन की जगह वह थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस चेंज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में। और दोस्तों आप इस डायग्राम को देख सकते हैं गौर से। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। दोस्तों देखिए जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, देखिए आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, पर दोस्तों ये सीधी ना जाके कुछ इस साइड मुड़ गई, कुछ नीचे की साइड मुड़ गई। मतलब ये नॉर्मल ये है हमारी, तो ये नॉर्मल के पास आ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई। तो दोस्तों ये चेंज इन पाथ हुआ लाइट के, तो दोस्तों इसी को हम रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और दोस्तों आई और आर और बता दें इसके बीच में। दोस्तों जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल क्या रहती है? नॉर्मल आपको फिर से रिकैप करा दें कि एक कोई सरफेस हो, जैसे कि ये सेपरेशन वाला सरफेस लिया जाएगा, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन में अलग सरफेस लिया जाता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया जाता था, पर यहाँ पे दोस्तों सेपरेशन का सरफेस लिया जाएगा। इस पे एक नॉर्मल गिराई जाएगी, मतलब इस पे एक 90 डिग्री वाली लाइन इस प्रकार से, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अगर आपका सरफेस इस प्रकार से है तो दोस्तों इस पॉइंट के लिए आपका क्या होगा? आपकी नॉर्मल किस प्रकार से होगी? इस पॉइंट के लिए आपकी नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगी। तो दोस्तों ये रहता है नॉर्मल।
तो नॉर्मल के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कहलाता है। और दोस्तों ये रहती है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो हमारे दो मीडियम्स को बांटती है। तो दोस्तों ये थे कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना था और फिर उसके लॉज के बारे में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा लॉ कहता है कुछ इस प्रकार से। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब दोस्तों हमारी इंसिडेंट रे, आपको डायग्राम से बताते हैं ऊपर वाले, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी नॉर्मल और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, एक प्लेन में लाई करेंगे, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड है हमारा कुछ इस प्रकार से। सेकेंड थोड़ा टिपिकल है दोस्तों, गौर से समझिएगा। फॉर द लाइट रे ऑफ सेम कलर फॉर टू मीडियम्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट। मतलब दोस्तों हमने आपको आई बताया था, आई किस बीच में एंगल बना हुआ होता है, ये बना रहता है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा एंगल आई कहलाता है। एंगल आर क्या होता है, एंगल आर होता है हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों, ये सेकंड लॉ कुछ इस प्रकार से कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब साइन, इसे कुछ इस प्रकार से पढ़िए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ रेशियो हमारा कहलाता है म्यू टू। म्यू टू क्या है ये दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और ये म्यू वन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1 म्यू टू, या इसे लिखा जाता है 1 म्यू टू इस प्रकार से भी। तो दोस्तों बात एक ही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा म्यू। तो दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर इज़ इक्वल टू साइन म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, और इसे हम लिख सकते हैं 1 म्यू टू। और दोस्तों ये हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा उसके लिए, ये दो मीडियम जब आएंगे तो उसके लिए हमारा 1 म्यू टू हमेशा सेम रहेगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और दोस्तों इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो पढ़े हमने, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब आते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं आप ये, if there are 3 medium 1 2 3 then 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 is equal to। तो दोस्तों आपको अभी हमने बताया 1 mu और 2 इस प्रकार से लिखा हो तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों तीनों को इसी प्रकार से लिखेंगे और देखते हैं 1 किस प्रकार से आता है। 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1। 2 म्यू 3 को लिख सकते हैं हम म्यू 3 डिवाइड बाय म्यू 2, और म्यू 3 म्यू 1 को लिख सकते हैं हम म्यू 1 और डिवाइड बाय म्यू 3। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, म्यू 2 से म्यू 2, म्यू 3 से म्यू 3 और म्यू 1 से म्यू 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये 1 आया। तो दोस्तों आपने जाना कंसेप्ट। आइए चलते हैं दोस्तों सेकंड स्लाइड की तरफ और जानते हैं अब एपरेंट शिफ्ट क्या होता है, एपरेंट शिफ्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों एपरेंट शिफ्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि आप मान लीजिए आपको अब रिफ्रैक्शन के लॉ के बारे में बताएंगे, आप कुछ जानकारी देंगे कि ये रहता है कुछ इस प्रकार से। एक ग्लास स्लैब मानिए, एक वाटर टैंक मान लीजिए, इसे वाटर टैंक मान लीजिए, यहाँ से जा रही है लाइट कुछ इस प्रकार से, लाइट कुछ इस प्रकार से जानी थी। पर दोस्तों जब ये आप मान लीजिए ये हमारी एयर से वाटर में जा रही है,
एयर से वाटर में जब रे जाती है तो दोस्तों उसे सीधा जाना चाहिए, पर वो दोस्तों वो सीधी डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो कुछ इस प्रकार से जाती है। उसे सिंपल सा हम बता देते हैं, इस प्रकार से जाना चाहिए था, पर दोस्तों उसका जो डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, वह नॉर्मल की तरफ झुक के जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जाएगी, पर दोस्तों एक और बार शिफ्ट होगा ये डायरेक्शन, जब ये रे एक और बार जब वाटर में से एयर की तरफ आएगी, तब इसे इस प्रकार से जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। पर दोस्तों ये ऐसा ना जाकर, ये सीधे नहीं जाकर, जब ये डेंसर और रेयर का आपको कंसेप्ट बता दें। डेंसर मतलब दो हम कंपैरिजन करेंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2, मतलब जो ज़्यादा डेंस होगा उसे कहेंगे डेंसर, और जो दूसरे के रिस्पेक्ट में कम डेंस होगा उसे कहेंगे हम रेयर। तो दोस्तों यहाँ पर एयर हमारी रेयर मीडियम है और वाटर हमारी डेंसर मीडियम है। तो दोस्तों जब हमारी रे वाटर मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो दोस्तों वह अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेगी, वह कुछ इस प्रकार से निकलेगी, मतलब वह अपने नॉर्मल से दूर भागेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से निकलेगी। अब दोस्तों कुछ इसे इस प्रकार से कर देते हैं कि ईजी हो। अब दोस्तों इसे निकालते हैं कुछ इस प्रकार से कि इसकी अब ये डायरेक्शन, जब यहाँ से किसी की आई देखेगी, यहाँ से कोई देखेगा दोस्तों उसे लगेगा कि लाइट्स सीधी ट्रैवल करती हैं, लाइट सीधे ट्रैवल करती हैं। तो दोस्तों इस लाइट तो यहाँ से आनी चाहिए, ये लाइट यहाँ से आनी चाहिए, पर दोस्तों एक्चुअली में लाइट तो यहाँ से आ रही है, लाइट एक्चुअली में नीचे से आ रही है, पर हमें दिखता कहाँ पे, ऊपर की तरफ दिखती है। तो दोस्तों आप देखना, कभी भी आप कॉइन डालेंगे किसी भी गिलास में और देखेंगे वाटर डाल के, तो दोस्तों आपको वह कॉइन आपको ऊपर उठा दिखेगा। तो दोस्तों उसका यही कारण होता है कि वह ऊपर की तरफ इस प्रकार से दिखाई देता है, उसे आना चाहिए सीधा, पर वह थोड़ा डाइवर्ज होके आता है। तो दोस्तों हमारी जो रियल पोजीशन है उसे हम, ये हमारी रियल पोजीशन है जिसे R से दिखाएंगे, और जो दोस्तों ये अपरेंट पोजीशन है मतलब मानी गई पोजीशन है, हमारी आंखों से देखी हुई पोजीशन है, इसे कहेंगे अपरेंट पोजीशन। और दोस्तों ये टैंक को आप मान सकते हैं, टैंक की थिकनेस है T, और इसका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और एयर का है हमारा 1। तो दोस्तों जो अपरेंट शिफ्ट रहता है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे कहा जाता है अपरेंट शिफ्ट। तो दोस्तों अपरेंट शिफ्ट कुछ होता है जी, ये होता है हमारा y अपरेंट शिफ्ट। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अपरेंट शिफ्ट का, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 1y म्यू और ब्रैकेट क्लोज t। तो दोस्तों ये होता है फॉर्मूला अपरेंट शिफ्ट का। तो इससे आप निकाल सकते हैं हमारी रियल पोजीशन। तो दोस्तों इससे रियल पोजीशन भी निकाली जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा अपरेंट शिफ्ट का कंसेप्ट, बुक में नहीं दिया गया इसलिए आपको पूरा समझाया। और नीचे दिया गया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है C/V इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइड बाय लैम्डा मीडियम। ये दोस्तों याद रखें, आगे आपको इसके कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप डेंसर और रेयर मीडियम के बारे में। दोस्तों अभी जल्दी मैं बताया था आपको, अब बताते हैं आपको डेंसर और रेयर मीडियम बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों डेंसर और मीडियम हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। दे रेफर्स टू द कंपैरिजन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ वेरियस मीडियम्स थ्रू विच अ बीम ऑफ लाइट पासेस। मतलब दोस्तों ये हमारे डेंसर और रेयर मीडियम हमारे जो पता चलता है कंपैरिजन करके, ये मीडियम विथ कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम एंड मीडियम विथ कंपैरेटिवली लेसर डेंसिटी इज़ कॉल्ड रेयर मीडियम। जिस प्रकार से हमने बताया था मीडियम M1 और मीडियम M2 ले लीजिए, जो ज़्यादा डेंस होगा M1 और M2 में से, और ज़्यादा डेंस वाले को कहेंगे हम डेंसर मीडियम, ज़्यादा डेंस वाले को कहेंगे डेंसर मीडियम, और उसके मुकाबले कम डेंस वाले को कहेंगे हम रेयर मीडियम, उसके मुकाबले कम डेंस वाले को कहेंगे हम रेयर मीडियम। तो दोस्तों ये रहता है हमारा डेंसर और रेयर मीडियम। वाटर और एयर के बीच में हमारा रेयर मीडियम होगा एयर और डेंसर मीडियम होगी वाटर। तो दोस्तों ये रहता है डेंसर और रेयर मीडियम का कंसेप्ट। अब आते हैं दोस्तों कि जब लाइट डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो दोस्तों लाइट किस तरफ मुड़ेगी।
लाइट किस तरफ मुड़ना पसंद करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें ये कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट है कि मान लीजिए ये हमारी एक बाउंड्री है सेपरेशन की, और यहाँ से ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है। तो दोस्तों रेयर मीडियम की कम डेंसिटी होगी डेंसर मीडियम के मुकाबले। जब दोस्तों डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी कुछ इस प्रकार से, अब कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी लाइट कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों उसे सीधा जाना चाहिए, पर दोस्तों इसकी नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगी, पर दोस्तों ये जो लाइट है वो सीधी ना जाकर वह अपना डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्मल से दूर भागेगी, तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से निकलेगी। जब ये डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेगी तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से ट्रैवल करेगी, मतलब ये हमारी नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल। तो दोस्तों ये नॉर्मल से दूर भागेगी जब ये डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी। और इसका उल्टा होता है जब हमारी ये मान लीजिए आप ग्लास, ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा सेपरेशन बाउंड्री है, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम, ये हमारा रेयर मीडियम है नीचे वाला और ऊपर वाला डेंसर मीडियम है। जब दोस्तों लाइट ट्रैवल करेगी तो दोस्तों उसे सीधा ट्रैवल करना चाहिए, पर दोस्तों वह सीधा ट्रैवल ना करके, और ये दोस्तों इसकी नॉर्मल है, इसे कह देते हैं नॉर्मल। तो दोस्तों इसे सीधा ट्रैवल करना चाहिए लाइट को, पर दोस्तों ये सीधा ट्रैवल ना करके कुछ इस प्रकार से ट्रैवल करेगी, ये नॉर्मल की तरफ भागेगी, ये लाइट नॉर्मल की तरफ भागेगी, मतलब कुछ ऊपर की तरफ हो जाएगी। जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वह टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, मतलब नॉर्मल के करीब आएगी। जब दोस्तों डेंसर से रेयर में आ रही थी तो दोस्तों वह नॉर्मल से भाग रही थी, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर है, तो मतलब ये रेयर से डेंसर जा रही है, और मीन पोजीशन से दूर है, मतलब ये डेंसर से रेयर आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट। जब ये रेयर से डेंसर जाएगी तो दोस्तों लाइट हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तब वह अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो दोस्तों ये रहता है कंसेप्ट। इससे पहले आपको ऑपरेंट शिफ्ट के बारे में बताया था, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज़ हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेंसर और रेयर और लाइट की बेंडिंग आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं दोस्तों आगे, और आपको बताया था अभी हमने CY/V ऊपर, एपरेंट शिफ्ट के नीचे कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा C/B। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कंपेयर टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद कंपेयर टू एयर। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से लिखेंगे, म्यू गिलास का कंपेयर कर रहे हैं एयर के मुकाबले, तो दोस्तों A/μg इसे लिख सकते हैं, या फिर इसे A और म्यू और G इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कंपेयर टू एयर इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दोस्तों ये रहता है फॉर्मूला, इसे आप याद करें, और इसे लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये रहती है हमारी C, और C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में इसको इस प्रकार से। तो दोस्तों A/μg निकल के आएगा C/B। दोस्तों मीडियम की लाइट की स्पीड नहीं पता हमें, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिखा जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों A/μg इज़ इक्वल टू 1/G/μA किस प्रकार से लिखा जा सकता है। दोस्तों आपको बताया था A/μg लिखा होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं μg डिवाइड बाय μA। और दोस्तों आपको बता दें A 1/G/μA और इसे लिख सकते हैं 1/μA डिवाइड बाय μg, और इसे लिखा जा सकता है G ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा μg/μA। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा निकल के आ गया।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी को हम लिख सकते हैं 1/g/μ_a। तो दोस्तों ये था रिलेशन। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब आता है हमारा रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कुछ इस प्रकार से है, रियल डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन वाटर इज मोर देन द डेप्थ ऑन विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तो दोस्तों ये जो कहना चाह रहा है कि जो हमारी रियल डेप्थ होगी वह ज़्यादा रहेगी हमारे एपरेंट डेप्थ से। तो दोस्तों आपको बताते हैं अब एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट। तो दोस्तों आप मान लीजिए ये आपका एक टैंक है, ये आपका एक फ़िश टैंक है, फ़िश टैंक आप ये वाटर टैंक मान लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर ये रे ऑफ लाइट जाती है इस प्रकार से, ये रे ऑफ लाइट जाती है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये नॉर्मल से, अब जब आपको ये कंसेप्ट पता चल चुका है रेयर टू डेंसर, तो दोस्तों ये वाटर में जा रही है और ये एयर से वाटर में जा रही है। तो दोस्तों ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो दोस्तों वह उसे सीधा जाने की बजाय वह किस तरफ जाएगा, अब हमारी जो रेयर से डेंसर में जाएगी तो दोस्तों अब वह टुवर्ड्स द नॉर्मल होके जाएगी, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल होके जाएगी, मतलब अब इस प्रकार से जाएगी। तो दोस्तों टुवर्ड्स से नॉर्मल जाती है और अब जब आ जाती है वह, जब इस पॉइंट पे आ जाती है तो दोस्तों अब उसे डेंसर से रेयर मीडियम में आना, मतलब वाटर से अब एयर में आएगी, मतलब डेंसर से अब रेयर में आएगी। तो दोस्तों अब क्या उसका डायरेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि अभी अब उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में, वैसे सीधा जाना चाहिए, पर दोस्तों वह सीधा ना जाके अब किस डायरेक्शन में जाएगी, अब रे डायरेक्शन में जाएगी। जब वह डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जाएगी, कुछ इस प्रकार से रे जाएगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये रे का कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन चुका है। पर दोस्तों ये हमारी रियल स्पेस थी और आपको बता दें कुछ इसके बारे में कि आप ये जान लीजिए, आप जानिए कि इसे सीधा ले जाएं हम इस साइड से इस प्रकार से। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर आएगी, हमारे यहाँ पर आएगी और दोस्तों यहाँ से हमारी आंखें देख रही हैं, यहाँ से हमारी आंखें देख रही हैं। तो हमें लगेगा कि कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पर रियलिटी में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, रियलिटी में ऑब्जेक्ट हमारे नीचे था, पर दोस्तों ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें ऐसा लग रहा है कि वह ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है। तो दोस्तों यही फिनोमेना की वजह से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट आएगा। तो दोस्तों ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या रहेगी, जो रियल ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है उसे कहेंगे रियल डेप्थ। जैसे कि ये पूरी यहाँ से अगर इसके बॉटम से माना जाए तो दोस्तों ये रहेगी हमारी रियल डेप्थ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियल डेप्थ कितनी ज़्यादा है। और एपरेंट डेप्थ क्या रहेगी, जो हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों ये एपरेंट डेप्थ रहेगी हमारी ये वाली डेप्थ। तो दोस्तों ये रहती है हमारी रियल डेप्थ और इसे कह देते हैं आर और इसे कह देते हैं एपरेंट डेप्थ। तो दोस्तों रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में ये अंतर रहता है। तो दोस्तों ऊपर ही बताना चाह रहा था कि रियल डेप्थ ज़्यादा होती है हमारी, रियल डेप्थ ज़्यादा होती है हमारी एपरेंट डेप्थ से। तो दोस्तों ऊपर यही बताया गया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि रियल डेप्थ, दोस्तों यहाँ पे कह दिया गया है रियल डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर इज़ मोर देन द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी डेप्थ से रियल डेप्थ ज़्यादा होती है, जो कि हमने आपको डायग्राम में शो करके दिखाया। और दिस इज़ कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। दोस्तों इसी को कहा जाता है हमारा एपरेंट डेप्थ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप A mu W is equal to real depth, A mu W is equal to real depth डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ आपको दोस्तों पता ही है और एपरेंट शिफ्ट का आपको दोस्तों फॉर्मूला भी बताया था आपको, उम्मीद है आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू 1 - 1 बाय म्यू और t। तो दोस्तों ये था हमारा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला दोस्तों। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 रख देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। तो दोस्तों इससे 4 टाइम्स ऑफ एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारी रियल डेप्थ यहाँ से भी ज़्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से लेके। अब आते हैं दोस्तों क्रिटिकल एंगल के ऊपर। क्रिटिकल एंगल काफ़ी कंसेप्ट अच्छा है और लोगों को समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आप इस पर गौर करिएगा। क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि इसे पढ़ते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, मतलब जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, देन एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेंगे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ऑल्सो इंक्रीजेस होता जाएगा। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो, जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो दोस्तों अब आपको डायग्राम के द्वारा बताते हैं कुछ इस प्रकार से कि अब आपकी जो रे रहेगी वह डेंसर से रेयर मीडियम में आनी चाहिए। तो मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से आपकी ये रे, ये आपका वाटर है और ये आपकी एयर है। तो दोस्तों आपकी रे कुछ इस प्रकार से जाती है, उसे सीधा जाना चाहिए। पर दोस्तों क्योंकि वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो दोस्तों अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नॉर्मल, उसे सीधा जाना चाहिए पर वह सीधा ना जाके दोस्तों डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए क्या होगी, रे अपने अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जाएगी, आप इसे कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों एंगल आई ये है हमारा जो हमारा बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा हमारा ये वाला एंगल जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों ऊपर बताया गया था जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा करते जाएंगे, हम अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, हम आगे इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, तो दोस्तों उसी हिसाब से ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ करता जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ करता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। तो आपको बताते हैं कुछ इस प्रकार से कि अब हम करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेटर करते हैं। तो दोस्तों अब आएगी ये दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों अब इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो और झुक जाएगी। अब हम फिर से और इंक्रीज़ करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज़ किया, हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वह और झुक जाएगी। अब एक पॉइंट जब आएगा जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर देंगे जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे का क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे अब हमारी ग्रेस कर जाएगी, मतलब वह अब 90 डिग्री पे आ जाएगी। अब वह 90 डिग्री पे आ चुकी है। तो दोस्तों अब ये एंगल बन चुका है हमारा 90 डिग्री। तो दोस्तों अब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा इसे कहेंगे हम, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल। इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब क्रिटिकल एंगल रख दिया जाएगा क्योंकि इस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट हमारा क्रिटिकल एंगल का, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट क्रिटिकल एंगल को लेके। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आप दोस्तों TIR फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR दोस्तों ये देख सकते हैं TIR फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड रहता है। क्रिटिकल एंगल आपने अगर समझ लिया है तो आपको TIR आ जाएगा। तो दोस्तों ये कहता है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द रे इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट रेयर मीडियम, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये कुछ इस प्रकार से कहना चाहता है। दोस्तों अभी हम कहाँ पर आ गए थे, अभी हम आ गए थे क्रिटिकल एंगल पे। तो दोस्तों क्रिटिकल एंगल कुछ इस प्रकार से था, अगर हम ये मान लें ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ से हमारी लाइन जा रही है कुछ, अभी हम क्रिटिकल एंगल को लेके बनाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से लाइन जा रही है और इसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा, 90 डिग्री है और ये हमारी नॉर्मल है। दोस्तों ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब ये TIR जब होगा जब हमारा थोड़ा सा हम क्रिटिकल एंगल इंक्रीज़ कर देंगे, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज़ कर देंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा और ये हमारा रीबाउंस हो जाएगी हमारी उसी मीडियम में। अब हमारी रीबाउंस हो जाएगी उसी मीडियम में। तो दोस्तों यही कहलाता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं वह इसी मीडियम में, ये पहले वाले मीडियम में ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है। तो दोस्तों यही रहता है कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही था एक तरह से क्रिटिकल एंगल, और ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर दिया जाए, सी आई लिख देते हैं, सी आई इज़ ग्रेटर देन सी, फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट मीडियम में। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट कि हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल ज़्यादा कर देंगे और हमारा रिफ्रैक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री से थोड़ा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो लाइट रहेगी वह फर्स्ट मीडियम में ही रीबाउंस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या रीबाउंस हो जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, साइन सी इज़ इक्वल टू म्यू रेयर और डिवाइड बाय म्यू डेंसर इज़ इक्वल टू 1/r म्यू डी। तो दोस्तों आपको बताया हमने लिखने कि किस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। अब आता है दोस्तों नेसेसिटी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए जिसके होने पर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वह है हमारी कंडीशंस। पहली है लाइट रेज शुड गो फ्रॉम रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, मतलब ये कहना चाहता है हमारी लाइट जो है वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आनी चाहिए, तभी हमारा TIR होगा। और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा डेंसर मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो दोस्तों ये रहती है हमारी नेसेसिटी ऑफ TIR। अब आते हैं दोस्तों सम फिनोमेना बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड रहते हैं। पहला है हमारा बिलियंस ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारा डायमंड रहता है वह TIR पे वर्क करता है, क्योंकि वह हीरा इतना चमकदार क्यों होता है, हीरा चमकदार होने का यही कारण है क्योंकि वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्रिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए उसका डिज़ाइन तय किया जाता है, इसलिए उसकी लाइट एक दूसरे में रिफ्लेक्ट बैक होती जाती है, इसलिए वह चमकदार सा दिखता है हीरा। और सेकंड आता है आपका डेजर्ट में जो आपका मिराज दिखता है वह भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और दोस्तों ये थे आपके एप्लीकेशंस। अब आते हैं दोस्तों कुछ एक्सपर्ट टिप्स के बारे में, और एक्सपर्ट टिप्स थोड़ी आसान है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू मीडिया, कलर ऑफ लाइट रे एंड टेम्परेचर ऑफ टू मीडियम। तो दोस्तों ये हमारी डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो लाइट रे के कलर पे और दूसरा टेम्परेचर पे मीडियम के। On increasing the temperature of medium, its refractive index decreases। हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑल मीडियम आज मेजर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोस्तों रिस्पेक्ट का जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में नापा जाता है सभी ऑब्जेक्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे उनका इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ मैक्सिमम फॉर डायमंड। दोस्तों डायमंड के लिए बताया आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है। और अब आता है दोस्तों ये आपको 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 आपको लिखना बता दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो दोस्तों ये थे कंसेप्ट्स। और अब आते हैं थोड़े से और कंसेप्ट्स पे कि टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ स्लैब ऑफ थिकनेस d एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब दोस्तों एक स्लैब ले लीजिए ऐसा, इसकी थिकनेस d है और यहाँ से लाइट जाती है दोस्तों, इसे टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने पे। तो दोस्तों ये टाइम रहेगा हमारा t इज़ टू म्यू डी। म्यू क्या रहा हमारा जो स्लैब था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और d क्या था थिकनेस, तो म्यू डी बाय c, और c क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ जनरेटेड बाय c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द स्लैब
और दोस्तों यही तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में भी जान लीजिए। क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज़ होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट्स और कुछ आप देख सकते हैं अपने आप से। और यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब शुरू होते हैं दोस्तों हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा प्रिज्म का डायग्राम अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों ये है हमारा प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इससे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने का मतलब है, डिस्पर्सन मतलब कि जब एक वाइट लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, तो दोस्तों वे अपने अलग अलग कलर्स में, विवग्योर कलर्स में BIV और BIVGYOR विवग्योर कलर में अपने पार्टिसिपेट हो जाती है, मतलब अलग अलग कलर्स में अब बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम विवग्योर कलर। 7 कलर होते हैं एक रेनबो में जो इस प्रकार से होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ जाती है, इसे कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये है हमारा प्रिज्म। और अब जानते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप प्रिज्म की लाइट अपने 7 कलर में बढ़ जाती है जब इससे प्रिज्म से निकलती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिज्म। और अब जानते हैं प्रिज्म की खासियत कि प्रिज्म प्रोड्यूसेस डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्जन फ्रॉम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज़ म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आई साइन आर। दोस्तों म्यू क्या रहेगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। और दोस्तों ये देख सकते हैं जब भी एक वाइट लाइट निकलती है तो दोस्तों वह डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, जो आप देख सकते हैं इसे ब्लैक एंड वाइट में भी। दोस्तों ये ए रहता है हमारा, ए रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये SM रहता है, SM पढ़ सकते हैं इसे मिनिमम डेविएशन, इसे पढ़ा जाता है मिनिमम डेविएशन। तो दोस्तों मिनिमम डेविएशन कुछ इस प्रकार से होता है, आपको बताएंगे। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लेना है, साइन आई को हम लिखेंगे, साइन A प्लस SM डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे। और साइन R को पढ़ेंगे हम साइन A बाई 2। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पढ़ना है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ फॉर थिन प्रिज्म, और जब प्रिज्म थिन होगा, प्रिज्म की जो थिकनेस होगी वह काफ़ी कम होगी, तो दोस्तों इसका मिनिमम डेविएशन SM कुछ ये रहता है हमारा ब्रैकेट μ-1 और A। और तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इससे म्यू निकल के आता है हमारा, म्यू बराबर निकल के आता है म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स SM मिनिमम डेविएशन बाय A और +1। तो दोस्तों ये रहता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर थिन प्रिज्म। अब आते हैं दोस्तों आगे, और ये है हमारा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसका फॉर्मूला लर्न करना नहीं चाहते तो, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता हमारे पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। अभी दोस्तों हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कुछ इस प्रकार से कि जब एक वाइट लाइट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर, ये स्प्लिट बढ़ जाती है अलग अलग कलर में, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और दिस फिनोमेना अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स ऑफ कलर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट अलग अलग कलर्स में इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि अलग अलग लाइट के कलर की अलग अलग स्पीड और वेवलेंथ होती है। तो दोस्तों इसलिए वह अलग अलग टाइम पे निकलती है, इसलिए हमें अलग अलग कलर में शो होती है। दोस्तों ये होता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आपको पता है ये हमारे 3 × 10⁸ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। और दोस्तों ये हमारी वेवलेंथ अलग होती है हर कलर की, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने बताया था आपको BIVGYOR। तो दोस्तों ये रहता है हमारा विवग्योर।
इसी हिसाब से हमारे कलर बटे रहते हैं, कलर डिवाइडेड रहते हैं। बी फॉर वायलेट, जिसकी वेवलेंथ होती है हमारी 4300 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आप देख सकते हैं किसकी है, और ये रहता है हमारी स्प्लिट ऑफ वेवलेंथ्स। अब आते हैं दोस्तों कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, कलर किसी भी ऑब्जेक्ट का किस प्रकार दिखाई देता है। तो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर उस प्रकार से दिखाई देता है कि जब एक बॉडी पे एक कोई भी बॉडी ले लीजिए, अगर उस पर कोई कलर गिरता है, वाइट लाइट गिरती है, और दोस्तों उसमें वाइट लाइट में हमारे कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। वाइट लाइट में हमारे 7 कलर्स होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे जो बॉडी रहेगी वह कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ कलर, जैसे कि मान लिए 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिए और एक कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, एक कलर रिफ्लेक्ट कर देगी। तो दोस्तों जौन सा कलर वह रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर हमें शो होता है, वही कलर हमें शो होता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट रहता है कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जब दोस्तों जब कोई बॉडी सातों कलर, व्हेन अ बॉडी ऑल कलर appears, an object appears white when all the colors of light are reflected। जब कोई बॉडी सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देती है, जब बॉडी कोई सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देती है, सातों से 7 कलर रिफ्लेक्ट कर देती है, तो दोस्तों बॉडी हमारी वाइट शो होती है, हमारी बॉडी वाइट शो होती है। और जब कोई बॉडी सातों के सातों कलर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरी वाइट लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दोस्तों वह हमें ब्लैक अपीयर्स होती है। तो वह दोस्तों हमें एक ब्लैक अपीयर्स होती है। दोस्तों ये रहता है कलरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमारा ये कंसेप्ट रहता है। तो दोस्तों ये रहता है हमारा कलरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। और अब जानते हैं दोस्तों प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। अब जानते हैं दोस्तों प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स। रेड, बताते हैं आपको, रेड, ग्रीन और ब्लू आर प्राइमरी कलर्स। ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ऐसा इसलिए ऑल कलर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग दीज कलर्स। सारे कलर्स बनाए जाते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिला के हम अन कलर बना सकते हैं। तो दोस्तों और इन्हें छोड़कर जितने कलर बचते हैं उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी कलर्स, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी कलर्स। अब आते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। 2 कलर्स विच है वाइट कलर और मिक्सिंग, 2 कलर्स विच हैव मिक्सिंग वाइट कलर अपीयर्स। मतलब दो कलर कलर ए और कलर बी को मिलाने पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं, जिन्हें मिक्स करने पे, ऐसे 2 कलर्स को मिक्स करने पे हमें वाइट कलर मिले। तो दोस्तों इन कलर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो दोस्तों ये रहता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कंसेप्ट। और दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों अब आता है हमारा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस। स्पेरिकल सरफेसेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आपने हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की देखी होगी तब आपने पता करा होगा कि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार से बताए थे। तो दोस्तों उसी प्रकार से ये लेंसेज होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, और कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये केव फॉर एक केव की तरह बना रहा है दोस्तों, ये केव की तरह। दोस्तों इसलिए इसके डायग्राम कुछ इस प्रकार से पहचाने जा सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं दोस्तों फॉर बोथ सरफेसेस रिफ्रैक्शन फार्मूला इज़ गिवन बाय। दोस्तों ये रिफ्रैक्शन का फार्मूला गिवन होता है इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कुछ इस प्रकार से, μ2/v माइनस μ1/u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही है μ1 और μ2 हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंडरी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर होगा, और सेकंड मीडियम हमारा जो भी लेंस लेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है। आपको इसका पूरा डेरिवेशन दिखाते हैं, पर दोस्तों आपको डेरिवेशन लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी ऐसा पूछा नहीं जाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस का इतना सा पार्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस का इतना सा पार्ट है। दोस्तों इसमें देखिए आप किस प्रकार से ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा
कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस है एक साइड का, जिस पे से हमने एक रे डाली ओ क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम लेंस के ये पोल से। तो दोस्तों ये निकला हमारा यू। और जहाँ पर इमेज उस साइड बनेगी लेंस के, तो दोस्तों ये आई होती है और पोल से आई की डिस्टेंस हमारी वी ली गई। तो दोस्तों आप यू और वी आसानी से देख सकते हैं। यू है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वी है हमारी इमेज की डिस्टेंस। और दोस्तों μ1 और μ2 है हमारा, μ1 है हमारा रेयर मीडियम और μ2 है हमारा डेंसर मीडियम। दोस्तों μ1 μ2 कुछ इस प्रकार से हैं। और आर है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सी है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों आर का यूज़ है तो आपको बता दें आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे ड्राइव किया गया। आप देख सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको इस स्टेज पे इसकी डेरिवेशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये याद कर लेना है रिफ्रैक्शन बाय लेंस। तो दोस्तों ये μ1 बाय माइनस यू, दोस्तों ये हमारा माइनस ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस था। तो दोस्तों ये था हमारा रिफ्रैक्शन बाय लेंस। लेंस हमारा कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्केवेक्स भी। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों अब आगे लेंस के बारे में। अभी हमने लेंस का सिर्फ डायग्राम देखा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये शेप थे। अब जानेंगे दोस्तों लेंस के बारे में। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस ऑफ ग्लास। ये दो कर्व्ड सरफेसेस ऑफ ग्लास से मिलके बने होते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट होते हैं कि लाइट इस साइड से उस साइड जा सके। दोस्तों ये लेंस कॉन्वेक्स को हम कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस और कॉनकेव को कहते हैं हम डाइवर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस और कॉनकेव को कहते हैं हम डाइवर्जेंट लेंस। तो दोस्तों आपको बता दें शेप्स इसके कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जेंट लेंस ये ट्रांसपेरेंट एक मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू बल्गिंग सरफेसेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों बल्गिंग सरफेसेस कुछ इस प्रकार से होते हैं, बल्गिंग सरफेसेस। तो दोस्तों इन्हें मिला दिया जाता है तो इससे बनता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के कुछ प्रकार होते हैं, 3 प्रकार देखेंगे। पहला डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब हमारे बल्गी सरफेसेस इस प्रकार से इसे मिला दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। वैसे से सिंपली भाषा में दोस्तों हम कॉन्वेक्स लेंस ही कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसका आधा भाग हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। और दोस्तों इस प्रकार का शेप हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दोस्तों इसे इस प्रकार से देखा जा सकता है। और ये हमारा भाग किस प्रकार से दिखेगा, ये हमारा दिखेगा कॉनकेव से और ये वाला हमारा कॉन्वेक्स से। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम रखा जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। और दोस्तों ये थे 3 प्रकार आपके कॉन्वेक्स लेंस के। अब आते हैं दोस्तों कॉनकेव लेंस के ऊपर। तो दोस्तों कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू हॉलो सरफेसेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। दोस्तों हॉलो सरफेसेस से मिलके बने होते हैं कुछ इस प्रकार से। एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो दोस्तों ये बना रहता है हमारा कॉनकेव लेंस, ये रहता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों डबल कॉनकेव लेंस ये है आपका, इसे डबल कॉनकेव लेंस इसलिए कहा जाता है कुछ इस प्रकार से रहता है, 2 कॉनकेव को मिला के बनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों प्लानो कॉनकेव लेंस। दोस्तों इसका आधा हमारा प्लानो कॉनकेव लेंस कहलाता है। और इसके बाद आते हैं सी टाइप। और सी टाइप है हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों ये थे प्रकार। बस दोस्तों आपको याद रखना है डबल कॉनकेव लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसे सिंपली भाषा में हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये वाले आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। चाहें तो आप प्लानो कॉनकेव लेंस और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस भी याद कर सकते हैं।
क्योंकि इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सम डेफिनेशन रिलेटिंग लेंसेज। लेंसेज से जुड़ी कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि हमारी पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। तो दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखिए कि ये हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे है, एक ही प्रिंसिपल। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा है कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों आपको पहचानना आना चाहिए। और दोस्तों ये पॉइंट, जो बीच का पॉइंट देख रहे हैं आप, ये बीच का पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये कहलाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और इसे मिरर में हम बोला करते थे पोल, इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग में हमने आपको पोल कहा था। पर दोस्तों अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है इसे डायग्राम बना के बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है, ये आपका ये रहता है आपका ये पॉइंट आपका रहता है ऑप्टिकल सेंटर। अब आते हैं दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार से लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है। ये पैरेलल होती हुई जाती है और ये स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। अब आते हैं दोस्तों प्रिंसिपल फोकस। लेंस हैज़ टू फोकस, प्रिंसिपल फोकाई। दोस्तों लेंस के दो फोकस होते हैं। मिरर के एक सिंगल फोकस होता था, पर लेंस के दो फोकस होते हैं। दो फोकस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ से लाइट जाती है दोस्तों, एक यहाँ पे फोकस पड़ेगा, एक यहाँ पे फोकस पड़ेगा, और दोस्तों दूसरा फोकस कुछ इस प्रकार से पड़ेगा। एक फोकस ये रहता है दोस्तों, F1 और F2 से डोनेट किया जाता है फोकस 1 और फोकस 2 को। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे दोनों तरफ रहते हैं डबल फोकस। लेंसेज में हमारे दो फोकस कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिया गया है हमें डायग्राम। एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपका कॉन्वेक्स में पहले होता है और कॉनकेव में आपका बाद वाला होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब पहला फोकस याद रखिए आप कि ये कॉन्वेक्स में पहले मर्ज करने पे मिलेगा। आप इसे कुछ देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कि आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम शो किया गया है। ये आपका डायग्राम शो किया गया है। अगर इससे लाइट रेज जाएंगी तो कुछ इस प्रकार से जाएंगी। तो दोस्तों ये वाला फोकस कहलाता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या सिंपली प्रिंसिपल फोकस। और ये आप कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स में अपोजिट साइड रहता है हमारा फर्स्ट फोकस। अब आते हैं दोस्तों सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस हमारा कॉन्वेक्स में बाद वाला फोकस होता है। बाद वाला फोकस हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और कॉनकेव में हमारा पहला वाला फोकस जो पहले पड़ता है लाइट से, उसे कहते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो दोस्तों दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स के फोकस फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो हमारा पहले हमारा कॉन्वेक्स में पड़ता है फर्स्ट फोकस, पर वह कॉन्वेक्स में सेकंड फोकस दूर की साइड वाला पड़ता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फोकस कब किसका कैसा रहेगा। तो दोस्तों बोथ द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल वाइल द कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल। मतलब दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के हमारे फोकस दोनों फोकस रियल रहते हैं, पर दोस्तों कॉनकेव के लिए वर्चुअल होते हैं। कॉनकेव के लिए वर्चुअल कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप देख सकते हैं ये वर्चुअली मीट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि हम मान रहे हैं कि यहाँ पे ये मीट करने चाहिए थे। आप देखिए ये डायग्राम से देखिए कि ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव तो दोस्तों यहाँ से आपकी रेज जा रही हैं कुछ इस प्रकार से, और जब ये रेज इस साइड से जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। ये रेज कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। पर दोस्तों अगर इन्हें के पीछे का डायग्राम शो करा जाए तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से मीट करेंगी। तो दोस्तों ये फोकस रियलिटी में नहीं बन रहा है, वर्चुअलिटी में बन रहा है, इसलिए इसे वर्चुअल फोकस कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे फोकस। अब जान लेते हैं दोस्तों फोकल लेंथ कुछ इस प्रकार से होती है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज़ नोन एज फोकल लेंथ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की लेंथ हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली लेंथ हमारी फोकल लेंथ है, यहाँ पे ये वाली लेंथ हमारी फोकल लेंथ कहलाती है।
फोकल प्लेन कुछ इस प्रकार से होता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। दोस्तों ये हमारा फोकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से होते हुए निकलता है, तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा फोकल प्लेन। पर दोस्तों आपको फोकल प्लेन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं फोकस के बाद अब जानते हैं दोस्तों लेंस फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लेंस फार्मूले। जैसे कि हमने मिरर फार्मूले पढ़े थे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसी प्रकार से ये रहेंगे हमारे अब लेंस फार्मूले। तो दोस्तों लेंस फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ये रहता है हमारा द फार्मूला कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस अलॉन्ग विद द फोकल लेंथ इज वेयर एफ यू वी हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। मतलब दोस्तों एफ यू वी जो रहते हैं यूजुअल में, मतलब एफ फॉर फोकस, यू फॉर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल और वी फॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो दोस्तों इसी प्रकार से इन तीनों का रिलेशन होता है लेंस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और दोस्तों हमने मिरर फार्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों ये था हमारा मिरर फार्मूला और ये है हमारा लेंस फार्मूला। तो दोस्तों आपको प्लस और माइनस का सिर्फ अंतर है आपके मिरर फार्मूले और आपका लेंस फार्मूले में। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो दोस्तों ये मैग्नीफिकेशन क्या रहता है? तो दोस्तों मैग्नीफिकेशन सिंपली रहता है कि एम फॉर मैग्नीफिकेशन। तो दोस्तों साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब साइज ऑफ इमेज कितने टाइम्स छोटी है या कितने टाइम्स बड़ी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा मैग्नीफिकेशन। तो दोस्तों ये कुछ उसकी हाइट से भी निकाला जा सकता है, एच डैश हाइट ऑफ इमेज एच डैश होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच होती है। तो दोस्तों और इसे दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारी रहती है v से और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है हमारी u से। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v/u या h डैश डिवाइड बाय h। तो दोस्तों ये रहते हैं आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो दोस्तों अब लीनियर मैग्नीफिकेशन के बाद आता है हमारा सिल्वरिंग एट अ लेंस सरफेस। मतलब अब होगा हमारा लेंस के एक सरफेस हमारा सिल्वर्ड किया जाएगा, मतलब उसे अब एक साइड से हमारा मिरर बना दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो दोस्तों इस साइड से पॉलिश किया जाएगा सिल्वर से और दोस्तों इस साइड से ये मिरर की तरह रिएक्ट करेगा। और आपका कॉनकेव में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपका एक साइड का सरफेस आपका मिरर बन जाएगा और दोस्तों ये आपका एक साइड फेस आपका मिरर की तरह रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा सिल्वरिंग एट अ लेंस सरफेस। तो दोस्तों आप सिंपली इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस, जब एक कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड किया जाता है एट बैक सरफेस, आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है ये और इस साइड से आपका सिल्वर्ड किया गया और इट बिहेव्स एज कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों ये एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस का अपोजिट साइड बैक साइड अगर सिल्वर्ड किया जाएगा, मिरर बना दिया जाएगा, तो दोस्तों वह एक हमारा कॉनकेव मिरर की तरह रिएक्ट करेगा और जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और जिसकी आप सिंपल से कह सकते हैं फोकल लेंथ होती है हमारी 1/f इज इक्वल टू 2/fu प्लस 1/fm। दोस्तों FU और FM कुछ इस प्रकार से हैं। FU है आपका सिल्वर्ड फोकल लेंथ ऑफ अनसिल्वर्ड सरफेस। मतलब दोस्तों ये था हमारा डायग्राम, कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। और दोस्तों इस साइड से इसे सिल्वर्ड किया गया, इस साइड से इसे सिल्वर्ड कर दिया गया और दोस्तों इसकी दो फोकल लेंथ होगी। एक तो ये आपकी होगी, पहली होगी आपकी यहाँ पर F1 और दूसरी होगी आपकी यहाँ पे F2, सिंपली मान लेते हैं। और दोस्तों ये वाली फोकल लेंथ आपकी जो इससे कैलकुलेट होगी, इस वाले सरफेस से कैलकुलेट होगी, तो दोस्तों इसे कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे FU। और दोस्तों जो इस वाले सरफेस से होती थी उसे कहेंगे आप
FM, इसे कहेंगे आप दोस्तों FM। FM इज़ द फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड सरफेस, जो सिल्वर्ड सरफेस रहेगा उसकी फोकल लेंथ हमारी FM कहलाएगी। तो दोस्तों ये रहता है फॉर्मूला आपका 1/f इज इक्वल टू 2/fu प्लस 1/fm। तो दोस्तों ये हमारे दो प्रकार से होते हैं जिसके हम पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकार किस प्रकार से होते हैं आपके कि प्लानो, एक तो होता है हमारा, हमने लेंस के कितने प्रकार पढ़े दोस्तों, एक तो प्लानो पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों पहला है हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस। और दोस्तों ये प्लेन सरफेस में हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता था, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता था, और जिसका प्लेन सरफेस हम सिल्वर्ड कर दें तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा एक प्रकार में। और इसकी फोकल लेंथ होती है हमारी 1/f इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में μ-1/r। और दोस्तों आपको f, म्यू और r से आप पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं। f होती है आपकी फोकल लेंथ और म्यू होता है आपके जो लेंस की आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, और r होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे आप f निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों आपको बताते हैं इसकी डेरिवेशन करके, डेरिवेशन दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये निकाला जाता है फॉर्मूले 1/f इज इक्वल टू 2 μ-1/r। पर दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, आप सिंपली इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिरर सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस। तो दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है कि FM, तो इसका जो सिल्वर्ड सरफेस रहेगा वह प्लेन है, जो प्लेन सरफेस का, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है किसी भी प्लेन सरफेस की, FM होती है हमारी इन्फिनिटी फोकल इसकी फोकस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो दोस्तों इसलिए इसका इस प्रकार से निकालते हैं FM इज इक्वल टू R2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है फोकल लेंथ, और इसलिए फोकल लेंथ हमारी इन्फिनिटी निकलती है। और दोस्तों ये हमारा होता है लेंस फार्मूला आगे आपको पता चलेगा, न्यूटन्स ने ड्राइव किया था हमारा लेंस फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, इसे यूज़ करके और 1/fm को हमने इन्फिनिटी रख के इसका निकालेंगे हम फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों ये निकलेगा हमारा इस प्रकार से 2 ब्रैकेट में μ-1/r। तो दोस्तों ये था हमारा डेरिवेशन। पर दोस्तों आप डेरिवेशन ना करें, ताकि काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दें। अब आते हैं दोस्तों दूसरा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड एट कॉन्वेक्स सरफेस। दोस्तों इसी का दूसरा प्रकार रहेगा कि अभी हमने प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया था, पर दोस्तों अब दूसरा साइड रह गया था, इसलिए अब क्या करेंगे, दूसरे साइड को सिल्वर्ड करेंगे और प्लेन सरफेस को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब निकल के आती है हमारी फोकल लेंथ, अब 1/f इज इक्वल टू 2 μ/r। तो दोस्तों ये रहता है इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला, और इसे कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है कि आपका इस साइड से सिल्वर्ड किया गया है और यहाँ से आपके इंसिडेंट रेज आएगी, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका निकाला जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/fl। दोस्तों 1/fl को इसलिए इसे एक एक करके लिख लिया गया है। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया, FM बराबर R/2। तो दोस्तों इसे पुट कर दिया गया और फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है 2 μ/r। तो दोस्तों आप F और म्यू और R से पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसकी भी डेरिवेशन ना करें, बस आप फॉर्मूला याद कर लें, R/2 म्यू, ये होता है F बराबर। अब आते हैं दोस्तों थर्ड, उसका तीसरा पॉइंट छोटा सा पॉइंट है, अ कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद प्लेन मिरर बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f/2। मतलब दोस्तों जब एक कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पता ही है, जब आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा प्लेन मिरर के साथ कांटेक्ट में रख दिया जाता है, प्लेन मिरर के साथ। तो दोस्तों मिरर कुछ इस साइड से सिल्वर्ड होगा, मिरर आपका इस साइड से सिल्वर्ड होगा। बिहेव, तो दोस्तों ये हमारा अब किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा, एक ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, f/2, जिसकी फोकल लेंथ होगी f/2।
तो दोस्तों ये था छोटा सा थर्ड कंसेप्ट, इसलिए इसे इग्नोर किया गया। अब आते हैं दोस्तों आगे। आपने अब जान लिया है, अब जान चुके हैं आप सिल्वरिंग एट सरफेस ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया गया था, कॉन्केव लेंस के लिए नहीं किया गया था। अब आते हैं दोस्तों पावर ऑफ लेंस। अभी तक हम फोकस वगैरह के बारे में जान चुके हैं काफ़ी बातें। अब आते हैं दोस्तों पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि आपका कितना पावर है, आपको कितने डायोप्टर का लगा है। ये आप जब चश्मा लेने जाते हैं किसी भी साइंटिफिक दुकान पे, तो दोस्तों आप डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाते हैं आँखों को कि आपकी कितना पावर है आँखों का। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये आपका इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो पावर पहले जान लेते क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब किसी भी लेंस की पावर, किसी भी लेंस की क्षमता कि वह किसी भी कन्वर्ज या डाइवर्ज, मतलब दोस्तों जैसे कि लाइट आ रही है, जैसे कोई भी लाइट आ रही है और दोस्तों ये आपकी पहले आपकी आँखों का कुछ इस प्रकार से होता है कि आप मान लीजिए आँखों में लेंस कुछ इस प्रकार से काम करता है कि ये है आपकी आँख, ये आपकी आँख है दोस्तों। अगर आपकी लाइट आती है आँखों पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये मीट कर देनी चाहिए, आपकी ये यहाँ पे मीट करनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेटिना रहते हैं, रेटिना की नर्व्स रहती हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी मीट करनी चाहिए जो लाइट है। जो आपका नेचुरल लेंस रहता है आँखों में वो यहाँ पे मीट कराता है। पर दोस्तों जब आपका नेचुरल लेंस ख़राब हो जाता है आँखों का, तब आपको पावर माइनस या प्लस में लगती है। तो दोस्तों आपको ये भी कंसेप्ट बताते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखता उनका क्या होता है। जिसका दूर को नहीं दिखता उसका कुछ इस प्रकार से होता है। लाइट आती हैं पर दोस्तों वे पहले ही क्रॉस हो जाती हैं, इसलिए दोस्तों उन्हें दूर का दिखाई कम देता है। और दोस्तों जिन्हें पास का दिखाई नहीं देता उनके साथ कुछ इस प्रकार से होता है, उनकी मीट नहीं करती, उनकी आँखें, उनकी जो लाइट्स रहती हैं वे मीट नहीं करती, वे कुछ इस प्रकार से रहती हैं। तो दोस्तों ये रहता है आपका जो इन्हें पास का दिखाई नहीं देता, उनकी कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है रे के अंदर, आपकी आंखों के अंदर। पर दोस्तों जब आपका लेंस लग जाता है तो दोस्तों वह जिन्हें दूर का नहीं दिखाई देता, जिसे दूर का दिखाई नहीं देता उसे लगता है आपका कॉनकेव लेंस, उसे लगता है दोस्तों कॉनकेव लेंस। दोस्तों यहाँ से लाइट रेज आती हैं और सिंपली जाके लेंस के ज़रिए आपकी डायरेक्ट मीट करती हैं इस पॉइंट पे, रेटिना पे, इसलिए आपकी इमेज बिल्कुल सही बनती है। और दोस्तों ये जिन्हें पास का दिखाई नहीं देता उनके लिए ये लगता है कॉन्वेक्स लेंस, उनके लिए लगता है ये कॉन्वेक्स लेंस जो इस प्रकार से काम करता है और लाइट रेज जाके यहाँ पे बनती हैं। तो दोस्तों ये रहता है आँखों का डिफेक्ट। और दोस्तों ये हमने बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर आपकी ह्यूमन आई के बारे में। पर दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और ये हमारा पावर ऑफ लेंस, ये रहता है पावर ऑफ लेंस जो काम करता है कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देता है लाइट को, कि आपका जो लाइट जो मीट करेंगी वे आपकी रेटिना पे मीट करें। तो दोस्तों ये क्या काम रहता है आपका पावर ऑफ लेंस का। इट इज़ मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो आपकी पावर रहती है वह पावर कुछ इस प्रकार से रहती है, पावर दोस्तों आपकी कुछ इस प्रकार से रहती है कि पावर बराबर होता है आपका 1/f, पावर बराबर होता है आपका 1/f। एफ क्या है आपकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आपके पावर के बराबर होता है। पर दोस्तों आपको पता ही होगा ये फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में होती है, फोकल लेंथ मीटर्स में होती है, पर आपको दोस्तों ये पावर आपकी सेंटीमीटर में निकाली जाती है। इसलिए एफ पी बराबर होता है 100/f। एफ आपका किस में रहना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों और पावर की आप कभी भी यूनिट जान लें, यूनिट ऑफ पावर इज़ डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज़ डायोप्टर। तो दोस्तों ये रहता है आपका पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों हमने जिसके बारे में बताया था लेंस फॉर्मूला। ये आपका न्यूटन्स ने इजाद किया था, ड्राइव किया था लेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंसेज नोन एज अ लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। दोस्तों ये रहता है आपका पहला एक कंसेप्ट कि एफ स्क्वायर बराबर A1 और A2। यहाँ पे दोस्तों आपका A1 है आपका ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वो फर्स्ट फोकस से कितनी डिस्टेंस पे है, और जो इमेज बनी होगी आपकी
और जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये आपके सिंपली आपको बता दें, ये लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। और सेकंड है आपका A2 कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके सेकंड फोकस से कितनी डिस्टेंस होगी। तो दोस्तों F² इक्वल टू A1 इंटू A2। A1 आपका आएगा फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और A2 है आपका सेकेंड फोकस से आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। दोस्तों इससे निकल के आता है F इक्वल टू √A1 और A2। तो दोस्तों ये रहता है कंसेप्ट आपका पहला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंस। और अब आते हैं दोस्तों लेंस मेकर फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया था, ये आप ज़रूर याद रखें। सारे लेंस मेक करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है, 1/f इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में μ-1 और ब्रैकेट क्लोज्ड और सेकंड ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। दोस्तों आप इन्हीं सब से फैमिलियर हैं। म्यू क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। जो लेंस का मटेरियल है वो उसके बाहर के मटेरियल से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। और R1 R2 आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो रेडियस आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी प्रिंसिपल फोकस जो आपका पोल रहता है ऑप्टिकल सेंटर, उससे डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जो दो फोकस के लिए अलग अलग होगी, R1 और R2। दोस्तों लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। आपको सिंपली व्यू बता देते हैं, आपको ये लर्न नहीं करना है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये। तो दोस्तों आप मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट। और दोस्तों ये आपका ये U डिस्टेंस है। U डिस्टेंस क्या होगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से आपकी इमेज की डिस्टेंस U होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से आपकी इमेज की डिस्टेंस V होगी। तो दोस्तों U V कुछ इस प्रकार से है, और फोकस आपको पता ही है क्या होता है। और दोस्तों इससे निकाला जाता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। और दोस्तों ये आपका N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और मीडियम जो आपका बाहरी मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और R1 और R2 आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और दोस्तों इससे कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेरिवेशन है करा गया है आपके लिए ख़ास तौर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट करके बनाया जाता है। तो दोस्तों आप सिंपली फॉर्मूला करें याद, 1/f इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो दोस्तों ये होता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आते हैं आखिरी दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाई गई इमेजेस। तो दोस्तों इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने भी पढ़ा था मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस में। अब दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाई गई इमेजेस पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, सिंपली जल्दी देखते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा हो, दोस्तों ये देख सकते हैं आप इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। तो दोस्तों आपकी जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो F2 पे बनेगी। जो इमेज की पोजीशन बनेगी F2 पे बनेगी, और साइज जो इमेज का साइज रहेगा वह छोटा रहेगा। पर दोस्तों जो नेचर रहेगा इमेज का वह रियल रहेगी, मतलब रियलिटी में इमेज बनेगी, पर दोस्तों उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सेकंड है आपका बियॉन्ड F2F, मतलब आपका जो फर्स्ट फोकस होता है उसका दुगना क्या कहलाता है, F बराबर होता है R/2, और R बराबर होगा 2F। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखा गया है कि 2F। तो दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फोकस के बाहर रखा गया है आपकी रेज, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आपका डायग्राम बना दे के दिखाते हैं कि आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट R1 F1 और ये आपका F2 और ये आपकी R2। दोस्तों इसके बियॉन्ड, इसके दूर रखा गया है आपके ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपकी कुछ इमेज कुछ इस प्रकार से बनी है, आप देख सकते हैं इमेज आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी।
कि आपका ये F1 है, ये 2F है, और 2F को आप R भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इससे दूर आपकी AB ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिसकी रेस जाके आपका डायग्राम बनाती हैं फोकस और 2F, F2 और 2F2 के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस सेकंड के बीच में आपका इमेज बनेगी। तो दोस्तों इमेज के बारे में कुछ जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया था 2F1 से दूर, पर दोस्तों हमारी इमेज बनी जो बनेगी F2 और 2F2 के बीच में बनी, और इमेज हमारी स्मॉलर बनी। और पर दोस्तों इमेज का नेचर हमारा रियल इन्वर्टेड रहा, मतलब असलियत में रही और उल्टी इमेज रही। अब आते हैं दोस्तों थर्ड में, जब आपके ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा जाए, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो दोस्तों आपका जो इमेज बनेगी वो 2F2 पे बनेगी, सिंपली 2F2 पे बनेगी। और जो हमारी साइज़ रहेगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की वह इक्वल रहेगी, और नेचर आपका रियल और इन्वर्टेड, मतलब असलियत और उल्टी इमेज बनेगी। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ आता है कि अब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, मतलब फोकस ऑफ फर्स्ट के और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट के बीच में रखा जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2F2 बनेगी, और इमेज आपकी मैग्नीफाइड इनलार्ज रहेगी, मतलब जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी वह बड़ी रहेगी इमेज आपकी बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट से। और दोस्तों जो नेचर रहेगा वह रियल और इन्वर्टेड रहेगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हैं कि अब आपकी और करीब आता जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका F1 पे रखा जाएगा, तो दोस्तों आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी आपको बताया गया है, ये इन्फिनिटी पे बनेगी। और जो साइज़ रहेगी वो मैग्नीफाइड रहेगी, वेरी मच मैग्नीफाइड रहेगी, मतलब जो इमेज की साइज़ रहेगी वह काफ़ी बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट की साइज़ से। और नेचर रहेगा आपका रियल, मतलब आपका असलियत में बनेगी और उल्टी बनेगी इमेज। और दोस्तों सिक्स पॉइंट आता है कि जब बिटवीन लेंस एंड F1, मतलब लेंस और फोकस ऑफ फर्स्ट के बीच में जब ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तब दोस्तों आपकी कहाँ पर इमेज बनेगी। तो दोस्तों इमेज आपकी बनती हुई नहीं दिखेगी। दोस्तों इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, आप देख सकते हैं कि जब आपके ये लेंस और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जाती जाएंगी, पर दोस्तों इस साइड कहीं पे मीट नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों इसे वर्चुअली देखा गया कि ये कहाँ पर मीट करेंगी। तो दोस्तों वर्चुअली देखा गया ये सेम साइड में मीट करेंगी, और दोस्तों इस साइड ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो दोस्तों इसका नेचर कुछ इस प्रकार से निकला कि ये सेम साइड में बनेंगी, पर दोस्तों ये मैग्नीफाइड रहेगी, पर दोस्तों ये वर्चुअल, मतलब ये मनगढ़ंत रहेगी, ये रियलिटी में नहीं बनेगी ये इमेज, और अपराइट बनेगी। तो दोस्तों ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। और आते हैं दोस्तों अब कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो दोस्तों कॉनकेव लेंस के द्वारा सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। जब हमारी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से इमेज उसकी रेज आ रही होंगी, तो दोस्तों वह हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज सेम साइड में बनेगी और फोकस पे इमेज बनेगी। दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगी आपकी। और दोस्तों ये साइज बहुत छोटा रहेगा, और नेचर रहेगा वह आपकी रियलिटी में नहीं बनेगी क्योंकि आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है, और अपराइट रहेगी। अब आते दोस्तों सेकंड कि जब हमारा एट एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा गई है हमारा ऑब्जेक्ट, तब दोस्तों हमारा जो इमेज बनेगी वह बनेगी हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, पर दोस्तों ये सेम साइड में ही बनेगी, और ये डिमिनिश्ड रहेगी और वर्चुअल और अपराइट रहेगी ये फिर से। तो दोस्तों आपसे कॉनकेव लेंस से जुड़े कोई भी क्वेश्चन कम ही आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। सिर्फ आप कॉन्वेक्स लेंस के शुरू के 5 देखें वही इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं दोस्तों फोकल लेंथ। कुछ फोकल लेंथ के बारे में जान लेते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज, मतलब 2 थिन लेंसेज हैं, अगर उन्हें कंबाइन किया जाए तो दोस्तों उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी। तो दोस्तों उनकी फोकल लेंथ आप मान लेते हैं F1 और F2 हैं। F1 और F2 2 लेंसेज की फोकल लेंथ हैं।
तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ बनेगी, दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट की जा सकती है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और f इज़ इक्वल टू f1 f2 डिवाइड बाय f1 प्लस f2, जिसका फर्स्ट केस है कि अगर आपका f1 ग्रेटर रहेगा f2 से तो दोस्तों अ कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह आपका कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, हमारा एक कॉनकेव की तरह। और ये बी पार्ट है इसका, अगर आपका f1 ज़्यादा ग्रेटर है f2 से तो दोस्तों कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है आपका f1 और f2 जब इक्वल हो जाएंगे तो दोस्तों कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक द प्लेन ग्लास प्लेट। दोस्तों ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, जिसकी आपकी फोकस रहेगी इन्फिनिटी पे। और दोस्तों आप पावर के बारे में जान लेते हैं। पावर का आपका फॉर्मूला पढ़ा था, P इज़ इक्वल टू 1/f। और दोस्तों पावर को कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि P इज़ इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2। जितने भी लेंसेज ऐड कर दीजिए, आप ऐड करते जाइए, पावर ऐड होती जाएगी। पर दोस्तों फोकल लेंथ के केस में आपका उल्टा होता है कि 1/fn इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के केस में होता है। तो दोस्तों ये था आपका पावर। और दोस्तों अब एक और एग्ज़ाम्पल, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई भी लेंस, मान लीजिए लेंस के बीच में अगर डिस्टेंस रख दी जाए x, और दोस्तों जब पूछा जाए आपसे उनकी पावर के बारे में, उनकी पावर और फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाए, जब उन्हें करीब ना रख के उनके बीच में डिस्टेंस x रखी जाए तो दोस्तों फोकस उनका कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x डिवाइड बाय f1 और f2। 1/f इज़ इक्वल टू f1 प्लस 1/f2 माइनस x बाय f1 और f2। तो दोस्तों ये रहेगा आपका फोकल लेंथ, जिसके जो दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस आपकी x रखी जाए जब। और दोस्तों x क्या है आपकी लेंसेज के बीच में डिस्टेंस, और f1 और f2 आपको पता ही है। और पावर आपकी कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। पावर रहेगी जो P इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x P1 P2। P रहेगी आपकी P1 प्लस पावर ऑफ 1 पावर ऑफ 2 माइनस x पावर ऑफ 1 और पावर ऑफ 2। तो दोस्तों आपकी पावर इस प्रकार से कैलकुलेट की जा सकती है। कुछ आते हैं दोस्तों एक्सपर्ट टिप्स, आप देख सकते हैं एक्सपर्ट टिप्स कुछ इस प्रकार से है कि इफ़ द लेंस इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिमेन सेम। दोस्तों फोकल लेंथ आपकी दोनों पार्ट्स की सेम हो जाएगी। तो दोस्तों कई सारे ये एक्सपर्ट टिप्स हैं, आप जिन्हें देख सकते हैं। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट है आपकी, इफ़ द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज़ सेम। जब आपका मीडियम बोथ साइड लेंस के सेम होगा तो f2 इज़ इक्वल टू माइनस f1। और दोस्तों ये रहता है आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स इज सिल्वर्ड। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये 1/f लेंस इज इक्वल टू 1/r माइनस n डैश माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस r मिरर। और ये कुछ एक और इम्पॉर्टेंट है, एन एयर बबल इज़ वाटर बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस, जो एयर बबल रहता है वह आपका कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस में भी लाई विद इन और आउटसाइड द लेंस। जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है लेंस का वह आपका विद इन और आउटसाइड रह सकता है। और ये कुछ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज़ 4f। जो मिनिमम डिस्टेंस रहनी चाहिए इमेज, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में वो 4f रहनी चाहिए। इफ़ देयर आर स्पॉट ऑन सरफेस ऑफ लेंस देन इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीसेस। जब किसी भी लेंस के बीच में स्पॉट होगा तो दोस्तों आपकी जो इंटेंसिटी रहेगी इमेज की, मतलब जो ब्राइटनेस रहेगी इमेज की, जो क्वालिटी रहेगी इमेज की, वह डिक्रीज़ होगी। इसलिए आप अपने लेंसेज हमेशा क्लियर करके रखें जिससे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बने। दोस्तों ये थी आपकी एक्सपर्ट टिप्स और आपको पूरा बताया हमने आज
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफ़ी बड़ा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा आया होगा। और दोस्तों अगर पूरा आया हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। कोशिश की गई है कि एक बार में आपको पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करा जाए। और आपने अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।